Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about a web series called What If. इससे मैं स्टार्ट नहीं करने वाला था क्योंकि ये एक कार्टून एनिमेटेड सीरीज है, बट आप लोगों के कमेंट्स और डिमांड को आता हुआ देखकर फाइनली मैंने ये डिसाइड किया कि आप सभी के लिए ऑसम ब्लॉसम सीरीज को स्टार्ट करना ही चाहिए। एंड हियर आई एम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इसके एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर जेफरी राइट की नरेशन आवाज में हमें बताया जाता है कि अब हु ही रिमेन्स के मर जाने के बाद में अब सारी टाइमलाइंस अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है, यानी कि कोई भी मेन टाइमलाइन नहीं है, सभी अलग अलग दिशाओं में निकल चुकी है। और उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा होता है वॉचर कि क्या हो अगर ये सारी टाइमलाइन अलग अलग तरीकों से काम करना स्टार्ट कर दे। और साथ ही इनके ओपनिंग क्रेडिट्स में हम ये भी देख पाते हैं कि क्या क्या अलग अलग कोसिक्वेंसेस हो सकते हैं इनके आगे आने वाली फ्यूचर एपिसोड्स में। और फिर स्टार्ट होती है यहाँ की एक्चुअल स्टोरी, जहां पर दिखाया जाता है कि जर्मनी के अंदर अब पूरी तरीके से हाइड्रा का प्रकोप फैल चुका है और अब उनसे लड़ने के लिए गवर्नमेंट ने अपना एक सुपर सोल्जर तैयार करने का सोचा है। और ये वही वक्त होता है जब कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स को सुपर सोल्जर सीरम दिया जाना होता है। मूवी के अकॉर्डिंग हमें दिखाया गया था कि पैगी कार्टर उस वक्त वहां पर नहीं होती। मूवी के अंदर डॉक्टर अर्स्किन ने उससे कहा था कि तुम बाहर जाकर बूथ में बैठकर इंतजार करना, मगर इस वक्त यानी कि इस एनिमेशन एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि पैगी कार्टर और साथ ही स्टीव रॉजर्स की आंखें मिलती है और दोनों को ही आपस में थोड़ा बहुत प्यार हो जाता है। और इसी चक्कर में पैगी कार्टर बाहर न जाकर बैठकर यहीं पर उसके सुपर सोल्जर बनने का इंतजार करती है। और यहीं से इसकी टाइमलाइन थोड़ी बहुत चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, जहां पर सबसे पहले तो हाइड्रा का एजेंट जो कि सबसे पहले अर्स्किन को गोली मारने वाला होता है, वो सबसे पहले गोली मार देता है स्टीव रॉजर्स को और उसके बाद में अर्स्किन को। अब यहाँ पर पैगी कार्टर ये बात जानती थी कि ये सुपर सोल्जर प्रोग्राम हाइड्रा को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए ही बनाया जा रहा है, तो इसलिए वो इस काम को छोड़ नहीं सकती थी। और अब वो टोनी स्टार के फादर यानी कि हावर्ड स्टार को कहकर वो सारा एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करवाना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट काफी महंगा था और वो उसे यूं ही जाया नहीं जाने दे सकते थे। और अब फाइनली उस मशीन की फुल पावर को स्टार्ट करके सुपर सोल्जर सीरम को इंजेक्ट किया जाता है पैगी कार्टर के शरीर में। और देखते ही देखते उसके पूरी बॉडी के अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं और अब एक नई कैप्टन अमेरिका यानी कि कैप्टन कार्टर का जन्म होता है, जिसकी बॉडी पहले से ज्यादा टॉल, स्ट्रॉन्ग और सुपर ड्यूरेबल बन जाती है। और अब इसके बाद में जैसा मूवी में हमें दिखाया गया था कि कैप्टन अमेरिका को गवर्नमेंट ने बीइंग अ पब्लिक फिगर बनाकर लोगों के अंदर जज्बात भरने और साथ ही सरकार को गोलियां खरीदने के लिए, आम लोगों से पैसा निकलवाने के लिए काफी सारे इवेंट्स करवाए गए थे। तो सारी की सारी सेम चीजें यहाँ पर पैगी कार्टर के साथ में भी होने लगती है, मगर वो इस काम को करने से मना भी करती है। और उसके बाद में वो सीन आता है एवेंजर्स 1 का, जहां पर खुद कैप्टन अमेरिका एक पंचिंग बैग पर घोंसे मार रहा होता है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर हमें पैगी कार्टर दिखाई जाती है, जो कि इन बातों से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि उसे पब्लिक फिगर क्यों बनाया जा रहा है। उसे तो जाकर अपने सैनिकों के साथ में दुश्मनों की छुट्टियां करनी थी। और वो गुस्से में आकर एक वेट प्लेट को उठाकर दीवार पर मार देती है, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि काफी सारी प्लेट्स को ऑलरेडी दीवार में घुसेड़ रखा था। वहीं पर अगले सीन में हमें दिखाई जाती है रेड स्कल की एंट्री, जिसका बेसिकली नाम होता है स्किमिट। और ये यहाँ पर आकर टॉन्सबर्ग शहर में उसी लाइब्रेरी में पहुंचता है जहां पर उसे स्पेस स्टोन यानी कि टेसरेक्ट होने की आशंका थी। अब यहाँ पर इस स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। बेसिकली मूवी के अंदर हमें दिखाया गया था कि टॉन्सबर्ग से स्किमिट आकर उस टेसरेक्ट को काफी टाइम पहले ही लेकर जा चुका होता है और उसके बाद में मूवी के अंदर सुपर सोल्जर प्रोग्राम को स्टार्ट किया जाता है। लेकिन जैसा कि सीरीज का नाम है व्हाट इफ, तो इसी को कंटिन्यू रखते हुए हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि बर्लिन शहर के अंदर अब पहुंच जाती है कैप्टन कार्टर अपनी टीम के साथ में और वहां पर हाइड्रा के सभी लोगों को धूल चटाते हुए उस टेसरेक्ट को अपने पास में रख लेती है। और अब आगे चलकर यही टेसरेक्ट हावर्ड स्टार की खोज का एक नया नमूना बनेगा, जिससे कि वो बना पाएगा खुद का एक नया मार्क 1 ट्रूपर सूट, जिसे कि इस एपिसोड में कहा गया है हाइड्रा स्टॉम्पर। बेसिकली ये दिखने में काफी हद तक आयरन मैन के सूट जैसा ही है, मगर इस वक्त तक आयरन मैन अपने वजूद में नहीं आया था, इसीलिए इसे हाइड्रा स्टॉम्पर का नाम दिया गया, क्योंकि इस वक्त तक हाइड्रा के सभी लोग यहाँ पर जर्मनी के सैनिकों को मार रहे थे और हावर्ड स्टार्क ने इसे इसलिए बनाया था ताकि वो हाइड्रा को पूरी तरीके से कुचल पाए। एंड दैट इज द मेन रीजन वी कॉल दिस हाइड्रा स्टॉम्पर। एंड एज यूजुअल जैसे मूवी के अंदर दिखाया गया था कि कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स अपने दोस्त बकी बार्न्स को हाइड्रा की पूरी टीम से छुड़वाने के लिए अकेला ही निकल पड़ता है, तो सेम गोज विद कैप्टन कार्टर ऑल्सो, जिसमें उसकी मदद करता है हावर्ड स्टार्क और उसे दे देता है एक वाइब्रेनियम से बनी हुई शील्ड। और अब वाइब्रेनियम से बनी हुई
शील्ड की मदद से अब कैप्टन कार्टर निकल पड़ती है अपने दोस्त बकी बार्न्स को उन सभी के चंगुल से छुड़वाने के लिए। और एक काफी तगड़ी फाइट के बाद में बकी को वहां से निकाल लिया जाता है। और इसके बाद में इस मूवी का आता है वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन सीक्वेंस, जो कि मूवी में भी हमें दिखाया गया था। अब यहाँ पर होता बेसिकली ये है कि मूवी के अंदर कैप्टन अमेरिका जब बकी बार्न्स को बचा रहा होता है तो बकी बार्न्स उस ट्रेन से नीचे गिर जाता है और आगे चलकर विंटर सोल्जर बनता है। मगर इस वक्त इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि बकी के गिरने से पहले उसे कैप्टन कार्टर बचा लेती है। इसका मतलब ये है कि विंटर सोल्जर कभी विंटर सोल्जर बनेगा ही नहीं। और जिस ट्रेन के अंदर वो हाइड्रा के हाइपर टेक्नोलॉजी वाले हथियारों को चुराने के लिए आए थे, वहां पर तो ऑलरेडी हाइड्रा ने काफी बड़े बड़े बॉम्ब रखे थे, जिससे कि अब कैसे तैसे करके ये पूरी टीम वहां से बचकर निकल जाती है। मगर इसके मिट यानी कि रेड स्कल अपनी चालाकियों से बाज नहीं आता और अपने पैतरों को आजमाता हुआ उस पूरे टेसरेक्ट को अपने कब्जे में कर लेता है। अब उसका ये मकसद था कि वो टेसरेक्ट की मदद से इस धरती पर एक बहुत ही बड़े ऑक्टोपस को लेकर आए, जिसका नाम होता है श्यूमा गुरात। बेसिकली श्यूमा गुरात में इतनी ताकत होती है कि वो अगर चाहे तो अपने सारे टेंटिकल से इस पूरी दुनिया तक को खत्म कर दे। उसकी एक बहुत ही बड़ी आंख भी होती है, मगर वो इसमें अभी हमें दिखाई नहीं गई। और अब उसे रोकने के लिए कैप्टन कार्टर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करती है और साथ ही उसका सपोर्ट करने के लिए अब वहां पर स्टीव भी पहुंच जाता है, जिसने कि अब हाइड्रा स्टॉम्पर पहन रखा होता है। मगर जैसा कि अब उसके अंदर इतनी ज्यादा पावर नहीं होती तो उसकी वहीं पर बैटरी लो हो जाती है और वो अपने सूट से बाहर निकलता है। और पैगी कहता है कि तुम इस काम को छोड़ दो वरना तुम पर भी जान का खतरा आ सकता है। तो वहां पर पैगी उससे कहती है कि अगर मैंने इसे नहीं रोका तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, मुझे अपनी कुर्बानी देनी ही होगी। और इसी के साथ अब पैगी कार्टर यानी कि जो अब कैप्टन कार्टर है वो अपनी पूरी ताकत के साथ में शील्ड की हेल्प से अब उस श्यूमा गुरात को वापस उसी रोशनी में ढकेल देती है जहां से वो आया था। अब यहाँ पर एक इंसिडेंस और हुआ था। जैसे ही रेड स्कल ने उस टेसरेक्ट की मदद से श्यूमा गुरात को इस धरती पर बुलाया था तो सबसे पहले श्यूमा गुरात ने गुस्से में आकर उसे ही पेल दिया था। और अब इस पूरे सिनेरियो के खत्म हो जाने के बाद में बकी बार्न्स आता है स्टीव रॉजर्स के पास में और उससे कहता है कि वी डोंट हैव ऑल डे। बेसिकली एक ईस्टर एग है जहां पर हमने हर वक्त कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर्स को अपनी हर मूवी में कहते हुए ये सुना है, आई कैन डू दिस ऑल डे। अब यहाँ पर ये टाइम सीक्वेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और अब हमें समय दिखाया जाता है उसके 70 साल बाद का। ये वो दिन था जो बेसिकली हमने एवेंजर्स 1 के अंदर लोकी को सेप्टर के साथ में धरती पर आते हुए देखा था, क्योंकि इस पोर्टल को खोला गया था टेसरेक्ट की मदद से। मगर इस वक्त ये टाइमलाइन चेंज हो चुकी थी, तो यहाँ पर लोकी की वजह पहुंचती है कैप्टन कार्टर, जो कि 70 सालों तक श्यूमा गुरात से उसी पोर्टल के अंदर लड़ रही थी। अब जैसे ये यहाँ पर इस टाइमलाइन में आती है तो इसके सामने निक फ्यूरी और साथ ही क्लिंट बार्टन होते हैं। तो वो सबसे पहले पूछती है कि स्टीव रॉजर्स कहाँ है। अब इसकी बात से हमें ये पता चल सकता है कि जब वो उस पोर्टल में थी तो उसे लड़ते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ होगा। हालांकि इस टाइमलाइन में 70 साल तो बीत गए, मगर वहां पर शायद कुछ ही दिन बीते हों, इसलिए अभी तक पैगी कार्टर के दिमाग में स्टीव रॉजर्स की याद होती है और वो आते ही सबसे पहले उसी के बारे में पूछती है। अब हालांकि पोर्टल में जाने के बाद उसने कितने दिन फाइट करी, उसके साथ क्या हुआ और फाइनली वो यहाँ से बाहर कैसे आ पाई, उसका हमें इस एपिसोड में कुछ भी पता नहीं चला। मगर आगे आने वाले एपिसोड्स में हमें इसके बारे में जरूर पता चलेगा। और अब यहीं पर निक फ्यूरी से एवेंजर असेंबल के लिए अप्रोच भी करते हैं और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो फाइनली गाइस, क्या होगा इसके अगले एपिसोड में? क्या कोई और एवेंजर किसी और टाइमलाइन के थ्रू कुछ और बन जाएगा? तो उन सभी को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड वंस अगेन टाइम थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।